हेलो जी, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं सारे बच्चे? तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के एक बार पीवाईक्यूज डिस्कस कर लेते हैं, प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस चैप्टर से बेटा आपके पिछले 10 साल में 28 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो आप समझ लो एक साल में 3 क्वेश्चन का एवरेज लेकर के अगर हम चलते हैं, 2 तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तीसरा भी आ रहा है कई साल। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा नहीं, ये 2006 के भी हैं। नहीं नहीं नहीं, फिर 10 साल में 2 के एवरेज मान के चलो तुम, 20 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ पुराने क्वेश्चन भी हमने लिए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी पर आधारित हैं। चलिए, तो निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? सही कथन बेटा चुनना है। ना तो हार्मोन ही तंत्रिका क्रिया का नियंत्रण करते हैं और ना ही तंत्रिकाओं से अंतःस्रावी क्रिया का नियंत्रण होता है। बेटा ये गलत है। आपको पता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक ऐसा भाग है जो कि आपके तंत्रिका तंत्र में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है और आपके रासायनिक समन्वय में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यानी कि आपके सारे जितने भी आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उन सबका बाप है ना, उन सबके पिताजी हैं ये। तो ये जो बेटा आपका हाइपोथैलेमस है, ये एक तरीके से आपके तंत्रिका तंत्र और आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है, उनके बीच की एक संयोजक कड़ी है। ठीक है, और इसी वजह से बेटा आपका तंत्रिका तंत्र कहीं ना कहीं आपके हार्मोन तंत्र को नियंत्रित करता है और आपका हार्मोन तंत्र कहीं ना कहीं या अंतःस्रावी तंत्र कहीं ना कहीं आपके तंत्रिका तंत्र को भी, या यूं कह लो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर संबंध रखते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, सही बात है, मगर इसका उल्टा नहीं होता है, गलत। तंत्रिकाओं से अंतःस्रावी क्रिया नियंत्रित होती है, सही बात है, मगर इसका उल्टा नहीं होता है, ये भी गलत। अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका क्रिया नियंत्रित होती है, बिल्कुल सही बात है। और तंत्रिका तंत्र से अंतःस्रावी ग्रंथियां भी नियंत्रित होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और रीजन हाइपोथैलेमस से बेटा, जो कि दोनों के बीच की संयोजक कड़ी है। उत्तर हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता? तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके तंत्रिका संचारी। ठीक है, तंत्रिका संचारी ऐसे रसायन होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को लेकर के जाते हैं। ठीक है, तो नॉरएपिनेफ्रॉन तंत्रिका संचारी है, नॉर एड्रेनलिन भी इसको हम बोलते हैं। एपिनेफ्रीन, ये बेटा आपका नॉरएपिनेफ्रीन, सॉरी, एपिनेफ्रीन जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं, आपका आपातकालीन हार्मोन है और ये बेटा तंत्रिका संचारी की तरह भी कार्य करता है। इसी तरीके से एस्टाइल कोलिन भी बेटा तंत्रिका संचारी की तरह काम करता है, लेकिन कॉर्टिसोन तंत्रिका संचारी की तरह काम नहीं करता, ये हार्मोन है। बाकी ये दोनों एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन ये ऐसे रसायन है जो हार्मोन की तरह भी काम करते हैं और तंत्रिका संचारी की तरह भी। ठीक है, वहीं एस्टाइल कोलिन बेटा ऐसा रसायन जो कि केवल तंत्रिका संचारी की तरह काम करता है, जबकि कॉर्टिसोन केवल एक हार्मोन है। ठीक है, तो कॉर्टिसोन तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता है। अगला देखते हैं, तंत्रिका तंतु में तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान प्लाज्मा झिल्ली के भीतरी ओर किस प्रकार का विद्युत आवेश होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली को बेटा हम, क्योंकि ये एक्सॉन यानी कि तंत्रिकाक्ष की प्लाज्मा झिल्ली है, इसको हम तंत्रिकाक्ष झिल्ली भी बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष झिल्ली या एक्सोलेमा, या बेटा इसको हम एक्सोलेमा भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है बेटा, सामान्य अवस्था में या यूं कह लो कि विश्राम अवस्था में ये अंदर से निगेटिवली चार्ज होती है, क्योंकि अंदर निगेटिव चार्ज प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जैसे ही आपका कोई भी उद्दीपन आता है, उद्दीपन आने पर जैसे ही यहाँ पे बेटा कोई भी क्रिया विभव उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज का जनरेट होना, उस टाइम पर बेटा पहले तो ये निगेटिव होती है विश्राम अवस्था में। जब यहाँ पर क्रिया विभव उत्पन्न होता है, क्रिया विभव उत्पन्न होते समय बेटा अंदर की ओर ये पॉजिटिव हो जाती है, धनात्मक, और वापस से जब बेटा ये पुनः ध्रुवीकरण की अवस्था में आती है, यानी पुनः विश्राम अवस्था में आती है, तो बेटा ये फिर से कैसी हो जाती है आपकी निगेटिव। तो जब बेटा यहाँ पे विश्राम अवस्था होता है, विश्राम अवस्था को हम बोलते हैं ध्रुवीकरण अवस्था। ठीक है, और क्रिया विभव वाली अवस्था को हम बोलते हैं बेटा विध्रुवीकरण अवस्था, विध्रुवीकरण अवस्था। और जब ये फिर से विश्राम में आती है तो बेटा उसको हम पुनः ध्रुवीकरण बोल देते हैं। तो पहले ये निगेटिव होती है, क्रिया विभव उत्पन्न होते समय ये पॉजिटिव हो जाती है और वापस से निगेटिव हो जाती है। तो पहले धनात्मक नहीं बेटा, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और लगातार धनात्मक बनी रहती है, बिल्कुल गलत। पहले धनात्मक, बिल्कुल नहीं, पहले ऋणात्मक फिर धनात्मक और फिर से ऋणात्मक। उत्तर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से
पृथक पहचान देती हैं। ऐसा क्या है जो केवल तंत्रिका कोशिकाओं में है, बाकी कोशिकाओं में नहीं है? तो रिक्तिका बेटा सब में है, ठीक है। रिक्तिका वैक्यूल्स तो सभी कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। कशाब और मेडलरी आच्छद, मेडलरी आच्छद इसमें होता है जो कि बाकियों में नहीं होता, लेकिन कशाब बेटा ऐसा नहीं है। केंद्रक तो सेंटर मतलब आपका न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये तो बेटा सभी में होता है, ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। पेरिकैरियन और डेंड्राइट्स द्रुमाक्ष, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या है बेटा आपके? ये द्रुमाक्ष हैं। ये जरूर ऐसी संरचनाएं हैं जो केवल और केवल तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती हैं, बाकी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं, और यही इनको तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य कोशिकाओं से अलग करती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंत्रिका आवेग के संचरण के दौरान क्रियात्मक विभव किसकी गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है? तो बेटा विश्राम अवस्था में यानी ध्रुवीकरण अवस्था में एक्सोलेमा अंदर की ओर ऋणात्मक और बाहर की ओर धनात्मक आवेशित होती है। ठीक है। और जब क्रिया विभव उत्पन्न होता है, या यूं कह लो क्रिया विभव कब उत्पन्न होता है? जब बाहर की ओर उपस्थित सोडियम आयन एकदम से अंदर की तरफ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल से गति करते हैं। तो जब ये अंदर की ओर धनात्मक और बाहर की ओर ऋणात्मक हो जाए बेटा, उसको हम बोलते हैं क्रिया विभव की उत्पत्ति। यानी इस पर्टिकुलर स्थान पर ध्रुवीकरण से विध्रुवीकरण अवस्था आ जाए तो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रिया विभव का उत्पन्न होना। तो पोटेशियम आयन अंतरा कोशिकीय द्रव्य से बाहर कोशिकीय में आते हैं? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, वो तो नॉर्मल अवस्था में भी जाते हैं। सोडियम आयन बाह्य कोशिकीय द्रव्य से अंतर कोशिकीय द्रव्य में आते हैं? बिल्कुल आते हैं। पोटेशियम बाह्य कोशिकीय से अंतर कोशिकीय द्रव्य में आते हैं, उसको बेटा क्रिया विभव उत्पन्न होना नहीं बोलते हैं। सोडियम आयन अंतर कोशिकीय से बाहर जाते हैं? नहीं बेटा, ये आपके जाते हैं जब आपका सोडियम पोटेशियम पंप चलता है तब, है ना। एक एटीपी की मदद से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं, ठीक है। तो 3 सोडियम बाहर जाते हैं, ये हो गया आपका। लेकिन इस समय पे आपका ये होता है आपका जब क्या बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, यानी कि अति ध्रुवीकरण अवस्था हो जाती है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, है ना। आपका तंत्रिका आवेग में क्रियात्मक विभव कब उत्पन्न होता है बेटा? जब एकदम से सोडियम आयन बाहर से अंदर आते हैं, यानी कि दूसरा आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वे तंत्रिका केंद्र जो देह के तापमान तथा खाने पीने की उत्तेजना का नियंत्रण करते हैं, भूख प्यास तापमान, इन सब का बेटा नियंत्रण करता है आपका हाइपोथैलेमस। या जो भी नियंत्रण करते हैं वो सारे केंद्र कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके हाइपोथैलेमस में। उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जैसे ही एक खाली कमरे में घुसता है तो दरवाजा खोलते ही उसे अचानक एक सांप ठीक सामने नजर आता है। बताइए उसी क्षण उसके तंत्रिका हार्मोन नियंत्रण तंत्र में संभवतः क्या होगा? तो तंत्रिका में बेटा इमरजेंसी में जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, है ना। तो अगर हम तंत्रिका की बात करें तो क्या शुरू हो जाएगा आपका? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और इमरजेंसी में बेटा कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इमरजेंसी में रिलीज होता है आपका एड्रीनलिन, जिसको हम एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो होता क्या है इमरजेंसी में? जैसे ही उसने कमरा खोला, सामने सांप देखा, तो उसका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र शुरू हुआ। साथ ही साथ आपका जो आपातकालीन हार्मोन था एड्रेनलिन, उसका स्रावन हुआ, जिसके चलते एकदम से आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपकी हार्ट रेट यानी कि हृदय दर बढ़ जाएगी, आपकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, आपका मुंह सूख जाएगा, है ना। यानी कि पाचन संबंधी जितने भी आपकी ग्रंथियां उनका स्रावन कम हो जाएगा, रोंगटे खड़े होना, ये सब बेटा आपका इमरजेंसी में होता है। तो क्यों होता है? हाइपोथैलेमस द्वारा मस्तिष्क का परानुकंपी, नो बेटा परानुकंपी आपका विश्राम अवस्था में चालू रहता है, ठीक है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आपका विश्राम अवस्था में काम करता है, ठीक है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, जिससे एड्रेनल कॉर्टेक्स से एपिनेफ्रीन, नहीं बेटा एपिनेफ्रीन एड्रेनल मध्यांश से निकलता है, एड्रेनल मेडुला से निकलता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से स्टेरॉइड्स निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्सकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है जिससे एपिनेफ्रीन तथा नॉरएपिनेफ्रीन का एड्रेनल मेडुला से विमोचन होता है, बिल्कुल सही बात है, एड्रेनल मेडुला से विमोचन होता है। तंत्री पेशी तेजी से दरार को पार कर जाते हैं और एक तंत्रिका आवेग का संचरण करते नहीं। तो उत्तर हो जाएगा इसमें आपका तीसरा। नेक्स्ट,
एक्सॉन के अंतिम छोर और सिनेप्स के आरेख में ए से लेकर डी तक नामांकित संरचनाओं में से कम 2 को सही पहचानिए। चलिए पहचान लेते हैं भैया। सी क्या है बेटा? सी आपकी सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, ठीक है, ये आपके वेसाइकल्स हैं जिनको हम सिनेप्टिक वेसाइकल्स बोल देते हैं। फिर ए क्या है बेटा? ये आपके ग्राही हैं जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। डी कुछ तो अंदर जा रहा है और अंदर क्या जाता है बेटा? कैल्शियम आयन आपका अंदर जाता है। और बी इन दोनों के बीच की उपस्थित सिनेप्टिक दरार है, ठीक है। बी क्या है बेटा? ये सिनेप्टिक दरार है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। चलिए अब मैच कर लेते हैं। तो सी न्यूरोट्रांसमीटर है, सी न्यूरोट्रांसमीटर तो नहीं है बेटा, हाँ सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर उपस्थित न्यूरोट्रांसमीटर हम ये कह सकते हैं, ठीक है। डी कैल्शियम आयन है, ये तो बिल्कुल सही है। आगे ए ग्राही है, सही है। और सी सिनेप्टिक आशय है, सिनेप्टिक आशय सिनेप्टिक वेसाइकल्स, हाँ ये आपके सिनेप्टिक वेसाइकल्स हैं, ठीक है। बी सिनेप्टिक संयोजन है, दरार जिसको हम बोल सकते हैं दरार है, ठीक है। और डी पोटेशियम आयन, ये तो बिल्कुल गलत है बेटा। ए न्यूरोट्रांसमीटर है, नहीं बेटा, ए ग्राही है आपका। और बी सिनेप्टिक विदर है, सिनेप्टिक विदर या सिनेप्टिक दरार, तो ये दोनों तो आपके बिल्कुल गलत हो गए, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड में आ जाओ तो ए ग्राही है, उधर डी कैल्शियम है, ये तो सही है। सी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है बेटा, सी सिनेप्टिक वेसाइकल्स है जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है, तो इसके हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, परानुकंपी तंत्रिकीय आवेग संकेत हृदय के कार्य संचालन को कैसे प्रभावित करेंगे? तो बेटा मैंने आपको बोला परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बेटा कब चालू होता है आपके, मतलब कब शुरू रहता है आपकी विश्राम अवस्था में, ठीक है। और विश्राम अवस्था में आप बिल्कुल नॉर्मल बैठे हो, हार्ट रेट भी नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है, आपका कार्डियक आउटपुट भी नॉर्मल है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी नॉर्मल है ना। चलिए तो हृदय स्पंदन गति और हृदय निकास को कम करके, बिल्कुल सही बात है। विश्राम अवस्था में आपका हृदय निकास यानी कार्डियक आउटपुट और हृदय स्पंदन गति यानी कि हार्ट रेट दोनों ही नॉर्मल रहेगा और दोनों कम रहेंगे, ठीक है। हृदय स्पंदन गति का हृदय निकास को प्रभावित किए बिना बढ़ जाना नहीं, एक भी बढ़ेगा तो बेटा दूसरा बढ़ेगा, क्योंकि याद करिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, है ना। हृदय निकास किसके बराबर होता है? आपके प्रवाह आयतन और हृदय स्पंदन दर के गुणा के बराबर, है ना। तो अगर एक भी बढ़ेगा तो आपकी मतलब तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक भी बढ़ेगा तो बाकी दोनों चीजें भी बढ़ेंगी, है ना। तो हृदय स्पंदन गति अगर बढ़ रही है तो हृदय निकास भी बढ़ेगा, तो ये तो गलत हो गया ना, बिना प्रभावित किए हुए कुछ नहीं बढ़ सकता। हृदय स्पंदन दर गति और हृदय निकास दोनों बढ़ जाते हैं बेटा, बढ़ते हैं ये अनुकंपी में यानी कि इमरजेंसी में। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जब आपका शुरू होगा उस समय बेटा ये दोनों बढ़ते हैं। हृदय स्पंदन गति कम हो जाती है लेकिन हृदय निकास बढ़ जाता है, नहीं बेटा ऐसा भी नहीं होता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस में सीमित क्षति संभवतः निम्न में से किस एक को प्रभावित करेगी? तो अगर हाइपोथैलेमस में किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो क्या इफेक्ट होगा बेटा? हाइपोथैलेमस का मेन काम होता है आपके शरीर में भूख प्यास तापमान, ठीक है, इन सबको नियंत्रित करना या इन सबके केंद्र को रेगुलेट करना, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हाइपोथैलेमस आपके लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है ना। और लिम्बिक तंत्र को या लिम्बिक सिस्टम को हम आपका इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो आपके जो भी दुख दर्द खुशी आंसू गुस्सा ये जो भी बेटा आपके इमोशंस हैं प्यार, ये सब आपके लिम्बिक सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम आपके हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के इमोशंस को कंट्रोल करता है। यूं कह लो कि हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस में किसी तरीके का डैमेज हो जाएगा तो निम्न में से कौन सी एक प्रभावित होगी? लघुकालिक स्मृति बेटा, मेमोरी इससे अफेक्टेड नहीं होगी। चलन में समन्वय, ये तो बेटा आपके अनुमस्तिष्क का काम है, सेरिबेलम का काम है, ठीक है। कार्यकारी प्रकार जैसे कि निर्णय लेना, ये आपके बेटा प्रमस्तिष्क का काम है। शरीर के तापमान का नियमन, ये जरूर बेटा होम्योस्टेसिस जरूर प्रभावित होगी, ठीक है। उत्तर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, मस्तिष्क में निम्न में से कौन सा क्षेत्र उनके कार्य के साथ सही प्रकार से मेल नहीं खाता? आ जाओ। अनुमस्तिष्क, भाषा की समझ, नहीं बेटा भाषा की समझ का कोई भी केंद्र आपके अनुमस्तिष्क यानी कि पीछे नहीं है। अनुमस्तिष्क आपके हाइंड ब्रेन का भाग है ना, अग्र मध्य पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। तो इसका कोई भी लेना देना भाषा की समझ से तो नहीं है, तो यही गलत हो गया। कॉर्पस कैलोसम, ये बेटा तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है जो कि आपके दोनों प्रमस्तिष्क और गोलार्धों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क के कॉर्टेक्स के बीच में संचार, सही है।
प्रमस्तिष्क विश्लेषण और चिंतन, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा समस्थापन नियंत्रण, होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बेटा हाँ बोल सकते हैं। अगर हमें ए और मतलब फर्स्ट और फोर्थ में से किसी एक को गलत चुनना है तो आपका पहला गलत है, ठीक है। इस कंडीशन में मेडुला ऑब्लोंगेटा कहीं ना कहीं आपके, क्योंकि इसमें कई सारे केंद्र होते हैं ना, आपका पाचन का संबंधी केंद्र है, आपका श्वसन संबंधी और आपका हृदय संबंधी जो भी केंद्र है वो बेटा यहाँ पर उपस्थित होता है। कहीं ना कहीं ये होम्योस्टेसिस में रोल प्ले करता है, लेकिन अनुमस्तिष्क का भाषा की समझ से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक। नेक्स्ट, माइलिन आच्छद का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइलिन आच्छद का निर्माण बेटा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स द्वारा होता है, जबकि आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में श्वान कोशिकाओं द्वारा होता है ना। तो एस्ट्रोसाइट्स नहीं, ये तो ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं, न्यूरॉन की रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट ये आपकी अस्थि अणु को खाने का काम करते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट नहीं, एस्ट्रोसाइट्स नहीं। श्वान कोशिकाएं ये बेटा काम करती हैं आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छद बनाने का, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेटा आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन आच्छद बनाने का काम करती हैं, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका 4। आगे बढ़ते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ग्राही स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेटा आपका कोई भी अग्र सिनेप्टिक झिल्ली हो गई, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, अग्र सिनेप्टिक झिल्ली, और ये बेटा आपकी पश्च सिनेप्टिक झिल्ली हो गई। इन दोनों के बीच में सिनेप्टिक दरार हो गई, ये आपकी सिनेप्टिक दरार हो गई। तो यहां से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स ये बेटा यहां पर उपस्थित पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर उपस्थित अपने ग्राही से आकर के जुड़ेंगे। तो ग्राही कहां पर उपस्थित होते हैं बेटा? पूर्व युग्मानुबंधी कला पर, नहीं पश्च युग्मानुबंधी कला पर, है ना, नहीं। तो उत्तर हो जाएगा बेटा इसका 3, पश्च सिनेप्टिक झिल्ली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी संरचनाएं अथवा उसके क्षेत्र कार्य से गलत रूप से युग्मित है? तो आपको गलत युग में यहाँ पर चयन करना है, गलत गलत, ओके। कॉर्पस कैलोसम बाएं और दाएं प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, गोलार्धों नहीं अर्ध गोलार्धों को आपस में जोड़ने का तंतु वाली तंतु की पट्टी, ठीक है ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा श्वसन एवं हृदय परिसंचारी परिवर्तनों को नियंत्रित करती है, बिल्कुल सही बात है। हाइपोथैलेमस विमोचन हार्मोन का उत्पादन एवं तापमान, भूख तथा प्यास का नियंत्रण करती है, बिल्कुल सही बात है। और लिम्बिक तंत्र तंतुओं के क्षेत्र जो मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ते हैं, गति का नियंत्रण करते हैं, नहीं बेटा। लिम्बिक सिस्टम मैंने अभी आपको बताया ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं ना। तो गलत कौन सा है आपका? चौथा, लिम्बिक तंत्र। अगला देख लेते हैं, निसेल के पिंड मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो निसेल्स ग्रेन्यूल्स बेटा बने होते हैं आपके आरईआर, जिनके ऊपर राइबोसोम्स है ना, और मुक्त राइबोसोम के, प्रोटीन लिपिड के नहीं बने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नहीं बने, ठीक है। उत्तर हो गया आपका 1। चलिए, निसेल के कण बेटा करते क्या हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो आपके निसेल के कण होते हैं, निसेल्स ग्रेन्यूल्स बेटा जो होते हैं, ये निसेल के कण प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और आपको पता है प्रोटीन निर्माण आपका राइबोसोम्स करते हैं। अब मैडम ये कौन से प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाने और तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब एंजाइम्स सारे प्रोटीन है राइबोसोम को छोड़ के, तो उन एंजाइम्स का निर्माण ये निसेल के कण करते हैं, ऐसा मान करके चलते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है 1। आगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी? ये क्वेश्चन बेटा कई बार पूछा गया है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। आप देख ही सकते, तीसरी बार हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन। आगे चलो भैया मिलान करो आके। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ये सुनने का अंग होता है ना, मध्यकर्ण एवं फेरिंग्स को जोड़ती है। मध्यकर्ण और फेरिंग्स को यूस्टेकियन ट्यूब जोड़ती है, तो यूस्टेकियन नलिका लो, सी का 1 हो गया, C1, चलो 2 जगह आ गया। फिर अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है आपकी VMT, वी स्केला वेस्टिबुली बेटा जुड़ी होती है आपके अंडाकार खिड़की से, और स्टेपीज भी जुड़ी होती है, तो डी का हो जाएगा 3, डी का 3 आंसर आ गया है हमारा। बेसिलर झिल्ली पर स्थित होता है बेटा आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है। और कॉक्लिया लेबरिंथ का घुमावदार भाग है जो कि
सुनने में रोल प्ले करता है, तो बी का हो जाएगा 2। सही उत्तर है बेटा आपका सेकंड। चलिए नेक्स्ट, सिनैप्स के बारे में गलत कथन का चयन करिए। आ जाइए, ये इसी साल का मतलब पिछले साल का क्वेश्चन है, गलत कथन आपको चुनना है ना। विद्युतीय सिनैप्स, हमारे शरीर में दो तरीके की सिनैप्स होते हैं, रासायनिक और विद्युतीय सिनैप्स। ठीक है, विद्युतीय सिनैप्स कहाँ पाए जाते हैं? जहां पर दो न्यूरॉन के बीच की जो मतलब जो बीच में जो स्पेस है, सिनैप्टिक दरार बहुत छोटी है, तो वहां पे बेटा आपकी गैप जंक्शंस पाए जाते हैं, अंतराली संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकल जैसे मैसेज आ रहा है वो वैसे ही कूद के अगले न्यूरॉन पर पहुंच जाएगा। जबकि रासायनिक सिनैप्स बेटा कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सिनैप्टिक दरार थोड़ी सी बड़ी है। तो विद्युतीय सिनैप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में विद्युत प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। रासायनिक सिनैप्स तंत्रिका संचारी का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसीलिए उनको रासायनिक सिनैप्स बोलते हैं, क्योंकि वहां पे रसायन का इस्तेमाल हो रहा है। कौन से रसायन का? न्यूरोट्रांसमीटर्स, तंत्रिका संचारी का। ठीक है, नेक्स्ट, रासायनिक सिनैप्स में आवेग का संचरण विद्युतीय सिनैप्स की तुलना में अधिक तीव्र होता है। नहीं बेटा, विद्युतीय सिनैप्स में ज्यादा तेज तरीके से संचरण होता है, रासायनिक सिनैप्स में धीरे होता है ना। विद्युतीय सिनैप्स में तो गैप जंक्शन है, जैसे वहां से कूद के आ रहा था आगे भी कूद जाएगा। रासायनिक सिनैप्स में पहले तंत्रिका संचारी निकलेगा, फिर वो सिनैप्टिक दरार को पार करेगा, फिर जाकर के वो पश्च सिनैप्टिक झिल्ली पर उपस्थित अपनी ग्राही से जुड़ेगा, तब जाके वो काम करेगा, है ना। तो ये गलत हो गया। एक विद्युतीय सिनैप्स में पूर्व सिनैप्टिक एवं पश्च सिनैप्टिक न्यूरॉन की झिल्लियां एक दूसरे के समीप होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और उनके बीच में बेटा अंतराली संधि पाई जाती है, गैप जंक्शन पाए जाते हैं, है ना, उनके बीच में। गैप जंक्शन पाए जाते हैं। तो गलत कौन सा है बेटा आपका? तीसरा। नेक्स्ट, मानव कर्ण का वह कौन सा भाग है जिसकी सुनने में तो कोई भूमिका नहीं होती पर अन्यथा वह बहुत ही आवश्यक है? तो बेटा मानव का जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण के दो भाग होते हैं, एक तो हो गया आपका बोनी लेब्रिंथ, एक होता है आपका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, है ना। एक हो गया आपका बोनी लेब्रिंथ जो कि अस्थि का बना हुआ होता है, एक होता है आपका झिल्ली में लेब्रिंथ जिसको बेटा हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर आपका एंडोलिम्फ भरा होता है, यहाँ पे पेरिलिम्फ। इस मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के फिर दो भाग होते हैं, एक तो हो गया आपका बेटा वेस्टिबुलर अपैरेटस, वेस्टिबुलर अपैरेटस, और दूसरा हो गया आपका कॉक्लिया। अब ये जो बेटा आपका वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, इसका मुख्य काम होता है संतुलन बनाए रखना या बैलेंस। ठीक है, और जो कॉक्लिया होता है बेटा, उसका मुख्य काम होता है आपका सुनने में, है ना। ये हेल्प करता है आपको हियरिंग में। तो आपके कान का बेटा जो फंक्शन होता है वो होता है स्टैटो एकॉस्टिक, वो बैलेंस के साथ साथ सुनने में मदद करता है, उसका प्राइमरी फंक्शन बैलेंसिंग होता है। ठीक है, तो मानव कर्ण का अंतःकर्ण में सुनने के लिए, ये तो सबको पता है कान मैडम सुनने के लिए है, तो सुनने के लिए आपके पास कॉक्लिया है, लेकिन कॉक्लिया के अलावा वेस्टिबुलर अपैरेटस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कान का, जो कि सुनने में तो नहीं लेकिन हाँ बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो मानव कर्ण का कौन सा भाग जिसकी सुनने में तो कोई भूमिका नहीं होती पर अन्यथा वो बहुत ही आवश्यक है? तो कान के बेटा दो काम होते हैं, एक स्टेटो एकॉस्टिक ऑर्गन इसको हम बोलते हैं ना, स्टेटो एकॉस्टिक ऐसा अंग है बेटा जो कि आपको संतुलन में और सुनने में दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सुनने में तो इसका कोई काम नहीं, लेकिन वेस्टिबुलर अपैरेटस आपके संतुलन बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रघाण उपकरण। नेक्स्ट हो गया आपका, मानव नेत्र के 4 भाग हैं, ए बी सी और डी। भाग की सही पहचान के साथ साथ उसके कार्य लक्षण के विकल्प को चुनिए। ठीक है, आ जाओ। तो ए बेटा आपका रेटिना है सबसे अंदर, डी बीच में आपका कोरोइड है, कोरोइड है ना, बीच वाली परत। बी आपका अंधबिंदु है, ब्लाइंड स्पॉट। और सी बेटा आपका एक्वस ह्यूमर है या एक्वस चैम्बर है। एक्वस चैम्बर को क्या बोलते हैं? चैम्बर कहीं लिखा है कक्ष, एक्वस कक्ष जिसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा होता है। ठीक है, चलिए। तो डी रक्तक पटल है यानी कि कोरोइड, सही बात है। इसका अगला भाग पक्षमाप काय बनाता है? तो इसका आगे वाला भाग सीलियरी बॉडी बनाता है। अच्छा, साथ उसके कार्य। तो बेटा इसका सबसे आगे वाला भाग जो होता है वो बेटा आइरिस बनाता है। सीलियरी बॉडी तो इसका बीच वाला भाग होता है ना। तो ये अगला भाग मतलब सबसे आगे वाले भाग की अगर हम बात करें तो वो बेटा आइरिस होता है। पक्षमाप काय तो आइरिस के बाद आता है।
ठीक है, चलिए। ए रेटिना है, ठीक है, प्रकाशग्राही। शलाका और शंकु होते हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बी अंधबिंदु है, ठीक है, इसमें केवल कुछ शलाकाएं और शंकु होते नहीं बेटा, अंधबिंदु पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल यानी कि प्रकाशग्राही कोशिका नहीं होती है, इसीलिए उसको अंधबिंदु बोलते हैं, है ना। सी जलीय कक्ष है, उस प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं जो लेंस से होकर गुजर नहीं पाती है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे होता है, ये सिंपल अंदर अलाउ करते हैं जाने के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड, इसका उत्तर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत कथन है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला कथन है बेटा आपका, रेटिनल दृष्टि प्रकाश वर्णक का प्रकाश अवशोषण करने वाला भाग है। रेटिनल दृष्टि प्रकाश वर्णक का प्रकाश अवशोषण करने वाला भाग है। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि आपको बताया था, मतलब अभी ठीक है पढ़ाया जाएगा। ये जो बेटा रेटिना होता है, ये तो यहाँ से अंधबिंदु हो गया ना, यहाँ से इस तरीके से, तो यहाँ पर बेटा जो आपकी कौन सी मेम्ब्रेन होती है, आपकी पिगमेंटेड एपिथेलियम, वर्णित उपकला जो होती है, वो क्या करती है, जो एक्स्ट्रा लाइट वेव्स हैं उनको वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं सही है। आगे, रेटिना में प्रकाश वर्णक रोडोप्सिन शलाकाओं में होते हैं, जबकि शंकुओं में 3 प्रकार के प्रकाश वर्णक होते हैं, ठीक है। शलाका ये आपको डिम लाइट में देखने के लिए हेल्प करती हैं, जिसमें रोडोप्सिन होता है, और ब्राइट लाइट में देखने के लिए शंकु हेल्प करते हैं, जो आइडोप्सिन होते हैं, और ये 3 तरीके के होते हैं, इरिथ्रोलैब, क्लोरोलैब और आपका साइनोलैब। इरिथ्रोलैब, इरिथ्रो मतलब लाल, है ना, तो ये लाल रंग को देखने में आपको सक्षम बनाते हैं। क्लोरोलैब हरे रंग को देखने में, और साइनोलैब नीले रंग को देखने में। और जब ये तीनों इक्वल रूप से मतलब उद्दीपित होती हैं तो आप सफेद रंग देखते हो, है ना, तो ये भी सही है। रेटिनल विटामिन सी का व्युत्पन्न नहीं बेटा, ये विटामिन ए का व्युत्पन्न है, इसीलिए विटामिन ए की कमी से बेटा क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोलते हैं। रोडोप्सिन बैंगनी लाल प्रोटीन है जो केवल शलाकाओं में ही उपस्थित होती है। सही बात है, क्योंकि शंकुओं में तो आइडोप्सिन होती है ना, तो इसका गलत कथन हो जाए सी, थर्ड। नेक्स्ट, कलाबाजी दिखाने वाला कोई व्यक्ति पूरी तौर पर अंधेरा होते हुए भी अपने शरीर को उल्टा करके संतुलित किसके कारण कर सकता है, तो बेटा आपके अंतःकरण में जो वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है, यही आपको संतुलन बनाए रखने में मेन भूमिका निभाता है और हेल्प करता है। तो इसका उत्तर भी आपका प्रगाढ़ उपकरण हो जाएगा। टेक्टोरियल झिल्ली, कॉर्टिक अंग, ये दोनों तो आपके सुनने में हेल्प करते हैं ना। कॉकलिया तो है ही सुनने का अंग, लेकिन कॉकलिया और कॉर्टिका अंग दोनों आ जाए तो आपको कॉर्टिका अंग लगाना है, क्योंकि कॉकलिया के अंदर कॉर्टिका अंग बेशक मतलब जो होता है वो मेन आपको सुनने में हेल्प करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। नेक्स्ट, स्तनधारी प्राणियों के नेत्र में खात दृश्य क्षेत्र का केंद्र है जहां, फोविया बेटा ये आपका मैक्युला लुटिया होता है, इसके बिल्कुल सेंटर में जो येलो पॉइंट होता है ना, ये आपका येलो स्पॉट होता है, फोविया, है ना, मैक्युला लुटिया के बीच में, ये जो अंदर की तरफ धसा हुआ होता है इसको हम मैक्युला लुटिया बोलते हैं, मैक्युला लुटिया। चलिए, तो स्तन नेत्र में खात दृश्य क्षेत्र का केंद्र है जहां शंकुओं की अपेक्षा शलाकाएं अधिक होती हैं। गलत बेटा, यहां पर आपके केवल और केवल कोन्स पाए जाते हैं, केवल यहाँ पर शंकु प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, शंकुओं की सघनता अधिक होती है लेकिन शलाकाएं नहीं होती। हाँ बोल सकते हैं, शंकुओं की सघनता अधिक होती है लेकिन शलाकाएं नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। चाक्षुष तंत्रिका नेत्र से बाहर निकलती है, नहीं। ऑप्टिक नर्व बेटा आपके अंधबिंदु से बाहर निकलती है, यहां से जाती है आपकी ऑप्टिक नर्व, है ना, ऑप्टिक नर्व आपके अंधबिंदु से जाती है। केवल शलाकाएं होती नहीं, केवल शंकु होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट, सही कथन चुनिए। नोजीसेप्टर दाब में परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते नहीं बेटा, इनका टेम्परेचर, इनका प्रेशर से लेना देना नहीं है। मीजनर कणिकाएं तापग्राही नहीं होती हैं। मानव नेत्र में प्रकाशग्राही अंधेरे में भी ध्रुवित हो जाते हैं, ठीक है, और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अति ध्रुवित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। जो आपकी प्रकाशग्राही कोशिकाएं हैं ये अंधेरे में, जो आपकी शलाका कोशिकाएं अंधेरे में ही टूट जाएंगी, ठीक है, टूट जाएंगी मतलब इनके अंदर जो पिगमेंट है वो टूट जाते हैं, सही है। और इसी वजह से आप देख पाते हो ग्राही क्रमिक विभव उत्पन्न नहीं करते हैं, गलत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी यौगिक किसका बना होता है, तो बेटा आपका चाहे आप रोडोप्सिन ले लो चाहे अडोप्सिन ले लो, इसके अंदर बेटा एक तो ऑप्सिन नाम की प्रोटीन होती है, ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें रेटिनल होता है। रेटिनल, ये रेटिनल किससे बना है, विटामिन ए से बना है,
विटामिन ए व्युत्पन्न है, उसका व्युत्पन्न विटामिन ए का डेरिवेटिव है और ये एक एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं ना, तो ये एक एल्डिहाइड है ना। तो ये ऑप्सिन और रेटिनॉल से, रेटिनॉल तो बेटा अल्कोहल हो गया, ट्रांसड्यूसिन और रेटिनिन से नहीं, ग्वानोसिन और रेटिनॉल से नहीं, ऑप्सिन और रेटिनल से बना होता है, ठीक है, एल्डिहाइड है ये एक। उत्तर हो जाएगा इसका 4। नेक्स्ट बेटा, अच्छी दृष्टि पर्याप्त कैरोटीन युक्त भोजन लेने पर निर्भर करती है, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में से सबसे उचित विकल्प का चयन करिए, ठीक है। अगर आप पर्याप्त कैरोटीन युक्त भोजन लेते हैं, यानी कि अगर आप विटामिन ए अच्छा खासा लेते हैं तो आपकी दृष्टि अच्छी रहती है, ठीक है। ऐसा क्यों? विटामिन ए व्युत्पन्न कैरोटीन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जो आपके विटामिन ए डेरिवेटिव्स हैं, कौन? रेटिनल, ये आपको कैरोटीन से मिलेंगे, सही है। प्रकाश वर्णक कला डिस्क के भीतरी भाग में धसे रहते हैं, प्रकाश वर्णक कला डिस्क के भीतरी भाग में तो नहीं धसे रहते हैं, ठीक है। रेटिनल प्रकाश अवशेषी विटामिन ए है, रेटिनल प्रकाश अवशेषी विटामिन ए है, बिल्कुल सही बात है। सभी दृष्टि वर्णकों का प्रकाश अवशोषी भाग रेटिनल है, हाँ, जितने भी दृष्टि वर्णक है, मतलब जितने भी प्रकाश अवशोषी भाग है बेटा वो रेटिनल है ना, जो विटामिन ए डेरिवेटिव है। कला डिस्क के भीतरी भाग में बेटा ये नहीं धसे रहते हैं। आपको रेटिना का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा किस तरीके से, उसमें सबसे ऊपर आपकी वर्णित उपकला होती है, फिर आपके बेटा उसमें प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती है, फिर आपकी बाइपोलर न्यूरॉन्स यानी कि द्विध्रुवीय न्यूरॉन होते हैं, फिर आपकी गुच्छिका कोशिकाएं होती हैं, तो ये अंदर नहीं धसे रहते हैं। तो उचित विकल्प का चयन कीजिए, ए, सी और डी, ए, सी और डी, ये लो आपका उत्तर हो गया बेटा 2। नेक्स्ट, मानव नेत्र में पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर रहता है? तो लेंस बेटा अपनी जगह पर सस्पेंसरी लिगामेंट्स की मदद से जुड़ा रहता है, और ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स पीछे ये आपका सीलियरी बॉडी से, ये आपका आइरिस हो गया, और यहाँ बेटा ये आइरिस हो गया, ये सीलियरी बॉडी से यानी कि पक्षमाप काय से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो पक्षमाप काय से जुड़ी चिकनी पेशियों द्वारा नहीं, पक्षमाप काय से जुड़ी स्नायुओं द्वारा, यस, ये आपके सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट्स यानी कि स्नायु है, और ये बेटा आपकी सीलियरी बॉडी है यानी कि पक्षमाप काय, ठीक है। आइरिस से जुड़ी नहीं, आइरिस से नहीं जुड़ा होता, आइरिस से तो प्यूपिल पुतली जुड़ी होती है। उत्तर हो जाएगा 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन चुनना है, ठीक है। कॉर्निया उत्तल पारदर्शी परत है जो कि अत्यधिक संवहनित होती है, संवहनित मतलब जिसमें रक्तवाहिनियां उपस्थित है ना, रक्तवाहिनियां। तो बेटा कॉर्निया इकलौता ऐसा भाग है जिसमें रक्तवाहिनियां नहीं होती, और इसीलिए बेटा कॉर्निया ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा इजी है, इसमें रिजेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे ब्लड ही नहीं जाता, ब्लड नहीं जाता तो एंटीबॉडीज भी नहीं जाएंगे, है ना। कॉर्निया, फिर मैडम ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? तो बेटा कॉर्निया ऑक्सीजन लेता है वातावरण से, एटमॉस्फेयर से, ये गलत हो गया। कॉर्निया में कोलेजन का सघन आधात्री होता है और ये नेत्र का सर्वाधिक संवेदनशील भाग नहीं होता है। कॉर्निया नेत्र गोलक का एक बाह्य पारदर्शी एवं रक्षी प्रोटीनी आवरण है, बिल्कुल सही बात है। इसमें इलास्टिन का सघन संयोजन नहीं होता बेटा, इसमें इलास्टिन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, थैलेमस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या गलत है? तो थैलेमस बेटा आपके अग्र मस्तिष्क का एक भाग है जो कि डायंसिफिलिन में आता है। थैलेमस की छत को हम एपिथैलेमस और इसी की जमीन को या इसी के तल को हम हाइपोथैलेमस बोल देते हैं, ठीक है, जो कि एक रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर का क्या मतलब होता है? जितनी भी संवेदी तंत्रिकाएं आपके मस्तिष्क में जा रही हैं वो सब थैलेमस से होते हुए जाएंगी, जितनी भी चालक तंत्रिकाएं मस्तिष्क से आ रही हैं वो सब थैलेमस से होते हुए आएंगी, ठीक है। तो ये रिले सेंटर है। तो अनुमस्तिष्क द्वारा आवृत नहीं बेटा, ये प्रमस्तिष्क द्वारा आवृत होता है। अनुमस्तिष्क तो पश्चिम मस्तिष्क का भाग हुआ, ये गलत हो गया। डायंसेफ्लॉन का विशालतम भाग होता है जो कि प्रसारण केंद्र का काम करता है, संवेदी और चालक संकेतों के लिए ये प्रमुख समन्वय केंद्र है, बिल्कुल सही है। तो सत्य कौन सा नहीं है? 1। ये प्रमस्तिष्क द्वारा आवृत होता है, अनुमस्तिष्क द्वारा आवृत नहीं होता है। नेक्स्ट, फोबिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? फोबिया के संदर्भ में, ठीक है, अभी आपको बताया था ना, ये तो ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ये है तो फोबिया, ठीक है। चलिए, तो ये रक्तक पटेल का सबसे, रक्तक नहीं होता बेटा, रेटिना में ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ऑप्टिक डिस्क का केंद्रीय पतला भाग नहीं। मैक्यूला लुटिया का केंद्रीय गर्त, बिल्कुल सही बात है। ये आपका बेटा यहाँ पे कॉर्निया रहता है ना, तो आपका कॉर्निया यहाँ रहता है, तो यहाँ से बिल्कुल सेंटर लाइन जो जाती है बेटा वहां होता है आपका ये फोबिया, ठीक है। तो मैक्यूला लुटिया का केंद्रीय गर्त होता है, ठीक है।
केवल शलाकाएं उपस्थित होती हैं, नहीं बेटा यहाँ पर केवल शंकु उपस्थित होते हैं, शलाकाएं नहीं होती, इसलिए यहाँ पे सबसे क्लियर इमेज दिखाई देती है, उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी वर्णक उपस्थित होते हैं जो ऑप्सिन तथा रेटिनल के बने होते हैं। ठीक है, रेटिनल का निर्माण किससे होता है? अभी हमने देखा था विटामिन ए से होता है ना, तो विटामिन ए का एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड का होता है, कीटोन नहीं है एल्डिहाइड, विटामिन डी का नहीं है, डी का कीटोन, ये तो दोनों ही गलत हो गए, तो उत्तर हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, कॉक्लिया के आधार पर स्केला वेस्टिबुलाe डैश में समाप्त होती है जबकि स्केला टिम्पनाe डैश पर अंत होती है जो कि मध्यकर्ण में खुलते हैं। आ जाओ भैया, ये आपकी अंडाकार खिड़की जिसको हम फेनेस्ट्रा ओवैलिस बोलते हैं, इस अंडाकार खिड़की से बेटा शुरू हो जाता है आपका स्केला वेस्टिबुली। ये आपकी गोलाकार खिड़की है जिसको हम फेनेस्ट्रा रोटंडस बोलते हैं, गोलाकार खिड़की है ना। ये हो गया बेटा आपका स्केला वेस्टिबुली, स्केला टिम्पेनी, और बीच में हो गया स्केला मीडिया। वो भाग जहाँ पे वेस्टिबुली और टिम्पेनी मिलते हैं इसको बेटा हम बोलते हैं हेलिकोट्रेमा। ठीक है, और ये अब जो झिल्लियां हैं बेटा यहाँ पे, इस झिल्ली को हम बोलते हैं आधारी झिल्ली या बेसिलर झिल्ली, आधारी झिल्ली। ऊपर वाली बेटा जो झिल्ली होती है जो कि मीडिया और वेस्टिबुलाई के बीच में होता है इसको हम बोलते हैं रीजनर्स झिल्ली, रीजनर्स झिल्ली। वहीं बेटा मीडिया में आपकी एक और झिल्ली होती है जिसको हम बोलते हैं टेक्टोरियल झिल्ली, टेक्टोरियल झिल्ली। और नीचे बेटा इसके उपस्थित होता है आपका आधारी झिल्ली के ऊपर, यहाँ पे ये यहाँ पे बेटा ये आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टी यानी कि कॉर्टी का अंग। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका अंतःकरण। आ जाओ, तो कॉक्लिया के आधार पर स्थित वेस्टिबुली, वेस्टिबुली यानी कि ये डैश में समाप्त होती है, तो बेटा वेस्टिबुली अंडाकार झिल्ली में समाप्त होती है, अंडाकार खिड़की। ठीक है, और जबकि स्केला टिम्पेनी, टिम्पेनी बेटा ये जो कि गोलाकार खिड़की में समाप्त होती है, ठीक है, जो कि मध्यकर्ण में खुलते हैं, उत्तर हो जाएगा इसका 1। ठीक है, चलो आगे। यूस्टेकियन नलिका मध्यकर्ण को आपकी ग्रसनी से जोड़ती है। ठीक है, तो यूस्टेकियन नलिका मध्यकर्ण को आपकी ग्रसनी से जोड़ती है जो डैश के दोनों ओर एक समान, ये बेटा आपके ईयर ड्रम जो होता है, ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, है ना, टिम्पैनिक झिल्ली, उसके बेटा दोनों तरफ ये दाब को मेंटेन करती है या नियंत्रित करती है। तो ये ग्रसनी में खुलती है, आधारी कला के दोनों ओर नहीं बेटा, ग्रसनी में और टिम्पैनिक कला के मुख गुहा में नहीं खुलती है, उत्तर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, ये आपका ऐसे होता है ना, ये आपकी टिम्पैनिक झिल्ली हो गई, ये आपका ये हो गया, अरे यार बना देते हैं चलो, ये तो आपका पिन्ना हो गया। ठीक है, यहाँ से बेटा ये चालू हुई आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये आपका ईयर ड्रम हो गया, यहाँ पे हो गया आपका ये ग्रसनी। ठीक है, ये आपकी अंडाकार झिल्ली, ये आपकी गोलाकार झिल्ली, ये ऐसे है ना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन ट्यूब, जो कि किस में खुल रही है आके बेटा, ये खुलती है आके आपकी ग्रसनी में यानी कि फेरिंग्स में, और ये इस टिम्पैनिक झिल्ली के, या जिसको हम बेटा ईयर ड्रम बोलते हैं, टिम्पैनिक झिल्ली के दोनों तरफ आपके दाब को मेंटेन करती है ना। तो उत्तर हो गया 2। चलो नेक्स्ट, डैश का व्यास डैश की पेशी तंतुओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेंस का व्यास आइरिस की पेशी तंतु नहीं बेटा, लेंस को तो हम सस्पेंसरी लिगामेंट्स रेगुलेट करती है ना उसके डायमीटर को, और वो पीछे पक्षमाप काय से जुड़ी होती हैं। पुतली का सिलियरी काय से नहीं बेटा, पुतली तो आपकी ये आइरिस है, आइरिस के बीच में पुतली होती है ना, ये जगह पुतली है, तो पुतली का व्यास आइरिस की पेशियों द्वारा, बिल्कुल सही बात है। आपके आइरिस में 2 तरीके की पेशियां होती हैं, एक तो हो गई आपकी वृत्ताकार पेशियां, दूसरी हो गई आपकी ये रेडियल मसल्स, है ना, ये रेडियल मसल्स होती हैं। इनमें जब बेटा संकुचन होता है, रेडियल मसल्स में जब संकुचन होता है
तो ये आपकी रेडियल मसल्स ऐसी होती हैं, जब इनमें संकुचन होगा तो आपकी पुतली फैल जाएगी, तो इससे क्या होगा, पुतली फैलती है। और पुतली का फैलना कब होगा, पुतली का फैलना होगा जब आप कम प्रकाश में हो या जब आप डिम लाइट में हो, ठीक है। कम प्रकाश में हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं ना, ऐसे क्या हो गया क्या हो गया। जबकि बेटा ये जो आपकी वृत्ताकार पेशियां जिनको हम बोलते हैं सर्कुलर मसल्स, जो आपकी गोल गोल सर्कुलर मसल्स है बेटा, इनमें अगर संकुचन होगा, ये आपकी गोल मसल्स ऐसी हैं, ठीक है, वृत्ताकार, इनमें अगर संकुचन होगा तो क्या होगा, पुतली सिकुड़ जाएगी, हाँ या नहीं, पुतली यानी कि प्यूपिल सिकुड़ जाएगी, पुतली में सिकुड़न आएगी। और ऐसा कब होता है बेटा, जब हम तीव्र प्रकाश में होते हैं, बहुत ही ब्राइट लाइट में होते हैं ना, जब एकदम से हम सूरज की तरफ देखते हैं, बहुत ब्राइट लाइट है, तो हमारी आंखें से सिकुड़ के जाती हैं, ठीक है। तो पुतली आइरिस, लेंस पुतली नहीं, उत्तर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये थे आपके बेटा आज के, नहीं और भी हैं अभी। कर्ण की कॉकलिया डैश तथा डैश नाम की 2 कलाओं द्वारा 3 कक्षों में विभाजित। तो बेटा अभी हमने देखा था ना कॉकलिया, ये 3 कक्ष हो गए, स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पनी। यहाँ होती है बेटा आपकी रीजनल झिल्ली, और ये होती है आपकी बेसिलार झिल्ली या आधारी झिल्ली, है ना। तो ये आधारी कला और टेक्टोरियल कला तो बेटा बीच में होती है ना, यहाँ पे, ये तो गलत हो गया। आधारी कला, ऑटोलिथ कला, ऑटोलिथ और टेक्टोरियल आधारी और रीजनस कला, उत्तर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। हाँ, इतने क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। तो आई होप काम के रहे होंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार, सब आ जाएगा समझ में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी थे। आई होप आपको क्लियर हुए हों, और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर।